Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous class of DSC Part 3rd Botany Paper 1st Ecosystem, Ecology and Structure. Today we are going to discuss about atmosphere. बच्चों atmosphere वायुमंडल आपके बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें से आपसे कभी कभी वो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके पार्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, बट इन जनरल हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर सकते हैं. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अगर हम फर्स्टली बात करें कि एटमॉस्फेयर होता है क्या है, तो द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ एयर विच एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. जनरली हम क्या कहते हैं कि एयर का वो सबसे बड़ा भाग जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अमंग द 4 एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, हमें पता है एलिमेंट्स के 4 एलिमेंट होते हैं, उसमें से द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट dynamic as changes take place in its not only from one season to another but also over shorter period of a few hours. मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो जितने भी कंपोनेंट्स हमें पता है एनवायरनमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो हमारा वायुमंडल ही होता है. क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डायनेमिक है. डायनेमिक यानी कि गतिशील है. इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस सीजन की फॉर्म में भी हमने देखे हैं. बड़े लेवल पे बात करें तो सीजनल चेंजेस की बात करें, और अगर हम शॉर्टर पीरियड्स पे बात करें तो कुछ घंटों में भी हमने एटमॉस्फेरिक चेंजेस बहुत बार देखे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पार्ट प्ले करता है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अगर हम पृथ्वी की सतह से बात करें तो ये हजारों जो किलोमीटर है वहाँ दूर तक वायुमंडल जो है वो फैला हुआ है. एंड इट हैज़ नो वेल डिफाइंड अपर लिमिट्स एंड ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस. यानी कि अगर हम बात करें कि भाई कहाँ तक फैला है तो इसकी कोई भी अच्छे से वेल डिफाइंड इसकी कोई लिमिट हमें पता नहीं है. लेकिन जनरली इन जनरल अगर हम एक वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाहरी अंतरिक्ष है, आउटर स्पेस है, वहाँ तक फैला हुआ है. इन द हाइएस्ट लेवल गैसेज आर एक्सट्रीमली रेयरफाइड, यानी कि जैसे जैसे हम उच्च लेवल पर जाते रहते हैं तो जो गैसेस जो होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनकी जो प्रेजेंस होती है वो रेयर होती जाती है. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म होता रहता है. पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर के पाए जाने का मेन कारण है वो क्या है, हमें हमारे यहाँ पृथ्वी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पाई जाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने का मेन कारण करता है. और द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट 99% इज विद इन अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अगर हम बात करें कि वायुमंडल का जो मैक्सिमम पार्ट है तो 100% में से 99% जो पार्ट है वो वायुमंडल का जो वो 30 किलोमीटर का जो एरिया है अर्थ की जो सतह है उससे 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही पाया जाता है. इट इज़ विद इन दिस लेयर द मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी कि अगर हम वायुमंडलीय परिवर्तनों की बात करें तो अधिकतर जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो ये जो 30 किलोमीटर की लेयर है, हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है पृथ्वी की, उसी के अंदर पाए जाते हैं. जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, मोस्टली जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो ये जो 30 किलोमीटर की लेयर होती है उसी में पाए जाते हैं. एंड द एटमॉस्फेयर कंटेन लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन फॉर मेन्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स टू बी यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. यानी कि एटमॉस्फेयर का मेन हमारा फंक्शन क्या हुआ, इसमें क्या होता है, लाइफ गिविंग गैसेस पाई जाती है. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन एटमॉस्फेयर की गैसेस के बारे में भी करेंगे बच्चों. ये मेनली होता क्या है, ऑब्वियसली इसमें लाइफ सेविंग गैसेस की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स के लिए कौन कौन सी गैसेस जरूरी है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है उनका खाना बनाने के लिए. इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस बाय टैपिंग द हीट. ये ग्रीन हाउस की तरह भी काम करता है, यह हीट को रिजर्व करने का, ट्रैप करने का काम करता है. लाइक द ग्लास इन द ग्रीन हाउस द एटमॉस्फेयर अलो शॉर्ट वेव रेडिएशन टू एंटर इट एंड रीच द अर्थ सरफेस. यानी जिस तरीके से ग्रीन हाउस काम करता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसी तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर भी काम करता है. वो जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं उसको एंटर करने देता है अंदर और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने देता है. तो बच्चों स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों की अगर हम प्रतिशत मात्रा की बात करें या मात्रा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों की, प्रतिशत मात्रा आयतन में यानी उसके वॉल्यूम में कितनी होती है और प्रतिशत मात्रा जो होती है उसके भार के अनुसार कितनी
पाई जाती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन। आयतन के अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ये 78.08% मिलती है, जबकि अगर हम इसके वेट के अनुसार यानी कि इसके भार के अनुसार बात करें तो ये 75.50% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट होती है वायुमंडल में वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो पृथ्वी पर तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 20.95% होती है, और अकॉर्डिंग टू अगर हम वेट बात करें, भार के अनुसार बात करें तो 23.10% जो है भार के अनुसार ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। थर्ड वन इज ऑर्गन पाई जाती है 0.93% होती है आयतन के अनुसार, और अगर हम भार के अनुसार प्रतिशत मात्रा बताएं तो 1.30। फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू वेट 0.05%। वायुमंडल में जो दूसरी गैसेस होती हैं जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये थोड़ी सी कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसेस की अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन में, तो नियॉन जो गैस होती है आयतन के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम प्रतिशत मात्रा में, आप परसेंटेज देख सकते हैं बच्चों। ये नियॉन का 0.00182% है, हीलियम इज 0.00052%, क्रिप्टॉन इज 0.00011%, जीनॉन, हाइड्रोजन ये दोनों भी बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। मीथेन की मात्रा भी कम होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, और सबसे कम मात्रा में अगर हम बात करें तो हमारे पास में ओजोन प्रेजेंट है 0.00004%। केमिकल कंपोजिशन की बात करें अगर हम एटमॉस्फेयर में, तो हमें पता है कि इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और गैसेस पाई जाती है। तो वाटर वेपर का हम बता ही चुके हैं कि मेजर जो परसेंट होता है इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, वाइल इवन लेस देन 1% ऑफ द एयर इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि कंपोनेंट की बात करें तो वाटर वेपर जो होता है वो जो गर्म और ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर तो ये 4% भाग बनाता है वायुमंडल का, हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं। और जो ठंडे जैसे डेजर्ट होता है, पोलर रीजन्स यानी ठंडे रीजन्स जो होते हैं, कोल्डर एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये एयर का जो होता है वो एटमॉस्फेयर का 1% पार्ट बनाता है। उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि इनमें डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। और स्लाइड में अगर हम वायुमंडल की संरचना के बारे में दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि अर्थ के जस्ट ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें, लेयर्स की बात करें, अगर हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो आवर प्लैनेट्स यूनिक एटमॉस्फेयर कंटेन 4 डिस्टिंक्ट लेयर। आपको 4 डिस्टिंक्ट लेयर देखिए डायग्राम में दिखाई दे रही है बच्चों। दीज लेयर्स आर डिवाइडेड वर्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। साइड में आपको राइट हैंड साइड की तरफ टेम्परेचर डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है बच्चों। तो वायुमंडल की संरचना में हम अर्थ की सरफेस यानी नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, हमें अर्थ की सतह नीचे दिखाई दे रही है। इससे ऊपर की तरफ कितने कितने किलोमीटर पर क्या टेम्परेचर की चेंजेस होते हैं और किस तरीके से ये डिफरेंशिएशन किया गया है वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपको अर्थ के पास में सबसे पहली जो लेयर दिखाई दे रही है, इट इज़ अ ट्रोपोस्फियर। जो सबसे पहली लेयर होती है नीचे की तरफ वो ट्रोपोस्फियर होती है। मीटियोलॉजिस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्टडिंग द प्रोसेसेस इन द ट्रोपोस्फियर। अधिकतर जो स्टडीज होती है वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। इट इज़ ऑफन थॉट एज ऑफ द जोन ऑफ वेदर, क्योंकि हमने बताया कि जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो लगभग इसी जो लेयर होती है उसकी रेंज में होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो अध्ययन होता है वो इसी में किया जाता है। और ये लेयर इम्पॉर्टेंट भी होती है बच्चों। देखिए आप इसमें टेम्परेचर का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो टेम्परेचर होता है वो अर्थ से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर होता है। 0 to 8 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। और जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विथ हाइट इन दिस लेयर, यानी कि ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है चाहे वो हाइट के साथ में हम बढ़ रहे हैं। सेकंड जो लेयर होती है जो 8 किलोमीटर से ऊपर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की हम बात करें, तो स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर
एक्सटेंडिंग टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर का पार्ट जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर लेयर खत्म हो रही है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, और ट्रोपोपॉज से लेकर के अर्थ के ऊपर की तरफ का 50 किलोमीटर तक का जो पोर्शन होता है, अर्थ की सतह से 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर इन्वर्जन एज शोज इन द फिगर। एक्चुअली आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि टेम्परेचर में वेरिएशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे 18 किलोमीटर से अबो की तरफ जाते तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है, और जैसे ही हम जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ पर हमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 इज फाउंड इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर विद अ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट अबाउट 25 किलोमीटर, यानी कि ओजोन पाई जाती है और सबसे ज्यादा मात्रा में जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर की लगभग 25 किलोमीटर की रेंज में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दिस ओजोन लेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटेड बाय द सन। हमें पता है ओजोन लेयर का क्या फंक्शन होता है, वो हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं, एंड हीट इज रिलीज एज अ यूवी इज एब्जॉर्ब, और हीट रिलीज करने का काम करती हैं। और जहाँ पर ये स्ट्रेटोस्फेयर हमारी खत्म हो रही है, देखिए 50 किलोमीटर पे हमने लिख रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रखा है बच्चों, और हमने स्ट्रेटोपॉज लिख रखा है। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर का जो पोर्शन होता है, द मेसोस्फेयर लाइज अबोव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर। लगभग 80 किलोमीटर लिख रखा है बच्चों, कुछ किताबों में 85 किलोमीटर भी लिख रखा होता है। तो 80 to 85 किलोमीटर आप लिख सकते हैं कि अर्थ की सतह से 50 से लेकर के 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो हमारा मेसोस्फेयर लेयर होता है। दिस लेयर इज ऑफन रेफर टू एज कोल्ड लेयर। इस लेयर को हम कोल्ड लेयर भी कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। जहाँ जहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। एंड द लोवेस्ट रीडिंग इन द एटमॉस्फेयर आर फाउंड हेयर, यानी कि सबसे जो लोवेस्ट रीडिंग होती है, देखिए आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है -100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिख रखा है, जो सबसे लोवेस्ट जो टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एंड रीचिंग अ मिनिमम एवरेज वैल्यू ऑफ -90 डिग्री टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टॉप ऑफ द लेयर। जहाँ पे ये खत्म हो रही है मेसोस्फेयर लेयर, जिसे हम मेसोपॉज कहते हैं, वहाँ पर लगभग -90 डिग्री से लेकर के -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर पाया जाता है। इससे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम जनरली थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। द थर्मोस्फेयर इज ऑफन कंसिडर्ड टू एज हॉट लेयर बिकॉज इट कंटेन्स द वार्मेस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट अंटिल द एस्टिमेटेड टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर एट 500 किलोमीटर, यानी कि हमने लगभग 400 किलोमीटर लिख रखा है। ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, इसी को आप आयनोस्फेयर कहते हैं, और इससे बाहर की तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है यहाँ का। देखिए हमने टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रखा है, यानी जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर कैन रीचेज एट द हाइट ऑफ 2000 K और 1727 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ सकता है, यानी कि सबसे नीचे की तरफ से लेकर ऊपर की तरफ बात करें हम, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेसोस्फेयर से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मेसोस्फेयर पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सट्रीम कोल्ड होता है, उससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सट्रीम हॉट पाया जाता है। तो ये हमारे वायुमंडल की संरचना है बच्चों की 4 जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने किलोमीटर तक होती है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनमें क्या वेरिएशंस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। थैंक यू।